Okay, ji, good afternoon. I'm 17 and welcome to the new lecture of central nervous system, which is general anesthetics. By now, you have covered almost all the topics of central nervous system. And today we are going to talk about general anesthesia. I guess you have studied local anesthesia in the previous week. So now we are going to talk about what happens and what are the drugs which cause your general anesthesia. So, as you all know, general anesthesia is a type of anesthesia which is usually used for large or major surgical procedures. And the type of anesthesia always depends on the severity or the nature of the surgery or surgical procedure which is to be done. जितना डिफिकल्ट सर्जिकल प्रोसीजर होगा उसी के रेफरेंस से हम ऑफ टाइप ऑफ एनेस्थीसिया सेलेक्ट करते हैं. एंड व्हेन आई एम सेइंग टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, तो एक तो आप बेसिक बात क्लासिफाई करोगे कि आपने लोकल एनेस्थीसिया देना है या जनरल एनेस्थीसिया देना है. जनरल एनेस्थीसिया में भी आगे फर्दर सब टाइप्स की हम बात करते हैं कि कौन सा रिलेटेड सिलेक्टिव एजेंट हम यूज़ करेंगे उस सर्टन सिनेरियो में. ये बात डिपेंड करती है पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन पे, ये चीज़ डिपेंड करती है ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी पे, ये चीज़ डिपेंड करती है सिवियरिटी ऑफ द नेचर पे ऑफ द सर्जरी, कितनी सिवियर लेवल की सर्जरी है, किस एक्सटेंट का एनेस्थीसिया हमें डिज़ायरेबल है, और उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करना है. सो फॉर दैट पर्पस, if we go by smoothly, at the end of this lecture, you will be able to enumerate components and stages of general anesthesia. You will be able to classify general anesthetic agents. You would be able to explain the pharmacokinetic principles of induction of anesthesia, and then ultimately identify properties of individual intravenous anesthetic agents. यहाँ स्लाइड ये वाली बनाने का मतलब ये है बेटे कि बुक के अंदर बहुत सारी ड्रग्स दी हुई होती हैं और हर एक के बारे में उन्होंने स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन दी. सिंस आप लोग मेजॉरिटी कैड्सन रिव्यू को फॉलो करते हो, तो कैड्सन रिव्यू ने बहुत हैज़र्डली डिस्क्राइब किया हुआ ड्रग्स को, जिस फिनोमेना को जहाँ उनका दिल किया उन्होंने उसको वैसे रिलेटिवली एक्सप्लेन कर दिया. आपने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड में ये एम्स रखने हैं जो मैंने यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में एन्यूमरेट किए हुए हैं कि जब आप पढ़ो तो आपने ये इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आइडेंटिफाई करने हैं, ताकि एंड ऑफ द लेक्चर आपको पता हो कि कंपोनेंट्स क्या हैं और स्टेजेस क्या हैं. और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो बुक में एग्जैक्टली बताए भी नहीं होंगे, जो आप लेक्चर से उस पर नोट डाउन करोगे या एडजस्ट अप करोगे. तो कंपोनेंट्स ऑफ एनेस्थीसिया और स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स. और यहाँ पर इस बात पे एम्फेसाइज करने का पर्पज़ ये है कि आपके क्वेश्चन में समटाइम्स आपसे कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं और आप स्टेजेस लिख के आ जाते हो, और समटाइम्स आपसे स्टेजेस पूछी जाती हैं और आप कंपोनेंट्स लिख के आ जाते हो. और मोस्टली जब हम टेस्ट ले रहे होते हैं तो आप एग्जाम हॉल में खड़े होकर पूछ रहे होते हैं कि इसमें ये वाला आंसर लिखना है या वो वाला. सिंस आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर इन योर यूएचएस एग्जाम, तो यही से डिसाइड कर लो कि जब हमने कंपोनेंट्स की बात करनी है तो उसमें हमने उसके न्यूरो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करनी है, और जब हमने स्टेजेस की बात करनी है तो हमने प्रोग्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया देखना है कि कौन सा स्टेप पहले आ रहा है, उसके बाद वो कौन से स्टेप में प्रोग्रेस करेगा, और अल्टीमेटली आप इस लेवल पे जाके कहोगे कि आपका डिजायर्ड सर्जिकल एनेस्थीसिया अचीव हो गया. राइट? क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल. जनरल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो इंट्रावीनस हो सकते हैं या इनहेलेशनल हो सकते हैं. इनहेलेशनल में फर्दर फिर हम आगे कहते हैं कि गैशियस फॉर्म में होंगे या वोलेटाइल लिक्विड्स की फॉर्म में होंगे. तो इससे बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड किस्म की क्लासिफिकेशन नहीं है. Next important and relatively complicated phenomena is going to be your pharmacokinetic principle. यूजुअली फार्माकोकाइनेटिक्स पे हम थर्ड ईयर लेवल पे फोकस नहीं करते, जो मैं शुरू में हमेशा कहती थी, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शंस, एंड जनरल एनेस्थेटिक्स आर एन एक्सेप्शन टू दैट कॉन्सेप्ट. जनरल एनेस्थेटिक्स में आपने उनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करना है. इसलिए हम ये क्वेश्चन स्टेटमेंट इस तरह से बनाते हैं दैट फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स, या इसको हम इक्विलिब्रियम डायनेमिक्स भी कह सकते हैं, वो क्या है ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया. एंड लास्टली हम आईवी एजेंट्स जो हैं उनको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे. जो इनहेलेशनल एजेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं यूजुअली ओवरलैपिंग है, कुछ एक आधा इंडिविजुअल कैरेक्टर होगा जो एमसीक्यूज के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं उसको रिलेटिव जगह पे मेंशन कर दूंगी कि इसके रिलेटिव भी आपको एमसीक्यू आ सकता है या इसके बारे में ये चीज़ पूछी जा सकती है. ऑन द होल हम जो जनरल एनेस्थेटिक्स के इनहेलेशनल कंपोनेंट को इकट्ठा ही एज अ यूनिट डील करते हैं, जबकि हम आईवी एनेस्थेटिक्स की जब बात करेंगे तो हमने इंडिविजुअल इंट्रावीनस ड्रग को
इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज के साथ स्टडी करना है और फिर देखना है कि कौन से वाले इंट्रावेनस एजेंट की क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जिसकी बेसिस पे फिर उसका क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन डिसाइड होगा, जिसकी बेसिस पे डॉक्टर डिसाइड करेगा कि मैंने इस सर्जिकल प्रोसीजर में ये वाला एनेस्थेटिक देना है और इस सर्जिकल प्रोसीजर में ये वाला एनेस्थेटिक देना है, राइट? So just like every time, going back to the history, that what led to the evolution of general anesthesia. Naturally, हमेशा से general anesthetics जो थे वो present नहीं थे, and whenever we talk about identification of drugs, तो identifications हमेशा natural sources से start होते हैं, और natural sources में हम usually बात करते हैं plant sources की। तो अर्ली ईयर्स में या मिडाइवल टाइम्स तक तो हमारे पास कोई एनेस्थेटिक एजेंट नहीं था, एंड पीपल यूज्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम नेचुरल। ओके, एंड सेकेंडली जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल थी इन द पास्ट, जब आपके पास जनरल एनेस्थेटिक्स अवेलेबल नहीं थे, दैट वाज कि पेशेंट को प्लांट एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है जो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ सेडेशन अचीव करता है, जिसके बाद कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जो है उसकी पेन रिलेटिवली बेरेबल हो जाती है। दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन इन द पास्ट व्हेन वी डिड नॉट नो कि हमने किस तरह से पेशेंट को एनेस्थेटाइज करके प्रोसीजर करना है। उसके बाद 1800s में जब फर्स्ट टाइम कोई ड्रग यूज हुई एनेस्थीसिया के लिए, दैट वाज योर ईथर। ईथर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये एक सर्टेन लेवल ऑफ सेडेशन कॉज करता है और यूफोरिया कॉज करता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसके लिए पेन बेयर करना ईजी हो जाता है। एंड देन अल्टीमेटली ईथर के बाद फिर वन बाय वन हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो आइडेंटिफाई होना शुरू हुए, और एनेस्थीसिया का जो आर्ट है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता गया। अच्छा जी, अब बात होती है कि एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया हम कहते किसको हैं, या उसके अंदर बेसिकली हम क्या क्या फीचर्स होंगे या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट्स होंगे तो हम कहेंगे कि ये जनरल एनेस्थीसिया है। सो द न्यूरोफिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया इंक्लूड analgesia. I'm sure you people are well aware of this term. Analgesia is absence of pain. Amnesia, absence of memory. Memory loss भी कहते हैं इसको. Loss of consciousness. So loss of consciousness is a component of general anesthesia. जबकि हमारी जनरल पॉपुलेशन में ये कॉन्सेप्ट है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ही असल में एनेस्थीसिया है। जनरल एनेस्थीसिया को हम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बेहोश करना। बट हम यहाँ पर ये बात क्लैरिफाई करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे वाइवास में पूछे जाते हैं। वाइवा में द एग्जामिनर वांट्स टू मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट में और एक लेमन के कॉन्सेप्ट में कितना फ़र्क है। आपने मेडिसिन पढ़ने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ सीखी है जो आपको एक आम नॉर्मल पढ़ने से डिफ्रेंशिएट करे। तो आपने यहाँ पर एनेस्थीसिया में ये चीज़ सीखी है कि जनरल एनेस्थीसिया इज नॉट ओनली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट, बल्कि एनाल्जेसिया, एमनेसिया, inhibition of sensory and autonomic reflexes, and I hope you know what are your sensory and autonomic reflexes, जिसमें आपके corneal reflex, laryngeal reflex, light reflex, ये सब आपके autonomic reflexes में आ जाते हैं। इसके अलावा आपके sensory reflexes जो आपके knee jerk reactions होते हैं, ये सारे आपके motor responses में जो आती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसमें काउंट हो जाएंगे। एंड देन लास्टली you talk about skeletal muscle relaxation. When I say skeletal muscle relaxation, that means that the body is limp and numb. बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होगा पेशेंट के सारे बॉडी के स्केलेटल मसल्स, उसके सारे लिम्ब्स जो हैं वो रिलैक्स पोस्चर में होंगे। What you have to remember is that each general anesthetic agent does not necessarily achieve all these points. I repeat कि हर जनरल एनेस्थेटिक का जो है ये सारे फीचर्स अचीव करना उसका एम नहीं है। कुछ एजेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ एनाल्जेसिया कॉज करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ एमनेसिया कॉज करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्टली पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देंगे लेकिन उसका पेन स्टिमुलस ब्लॉक नहीं करेंगे, और वाइस वर्सा। कुछ ऐसे होंगे जो कॉम्बिनेशन कोई से दो फीचर्स को ले रहे होंगे। जब हम एज अ डॉक्टर एनेस्थीसिया अचीव करते हैं, या जब हम लेमन को कहते हैं कि जी आपके पेशेंट को हमने बेहोश कर दिया है, तो वी ट्राई टू अचीव अ बैलेंस, जिसको हम कहते हैं अल्टीमेटली बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। जस्ट लाइक बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस एनेस्थीसिया में क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स such that we achieve an optimum level of analgesia, amnesia, loss of consciousness, inhibition of your reflexes, and your skeletal muscle relaxation. If somebody often asks you the definition of general anesthesia, तो आप इन्हीं सारे पॉइंट्स को एक सेंटेंस की फॉर्म में स्ट्रू अप करोगे, जैसे मैंने अभी किया, कि आप कहोगे कि जनरल एनेस्थीसिया इज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट व्हिच इंक्लूड्स
analgesia, amnesia, loss of consciousness, inhibition of sensory and autonomic reflexes and skeletal muscle relaxation. सारे कंपोनेंट्स को हम डेफिनेशन में डाल देंगे. अब अगला क्वेश्चन माइंड में आता है कि हाउ डू वी अचीव एनेस्थीसिया. जब मैंने आपको लास्ट टाइम पार्किंसंस डिजीज पढ़ाया था तो आई टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि अगर हम सीएनएस डिजीजेस को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि सम ऑफ द डिजीजेस आर ड्यू टू एक्साइटेटरी डिसऑर्डर्स एंड सम ऑफ द डिजीजेस आर ड्यू टू इनहिबिटरी डिसऑर्डर्स. यानी कुछ ऐसे डिजीजेस हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट में तो बॉडी होम्योस्टेसिस में है, कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो सीएनएस की ओवर एक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं. जैसे एपिलेप्सी है जिसमें न्यूरोनल फायरिंग ज्यादा हो गई, ओवर एक्टिविटी होगी. जैसे साइकोसिस है उसमें भी आपकी हाइपर एक्टिविटी होगी. जैसे एंग्जाइटी है उसमें भी आपकी सीएनएस की ओवर एक्टिविटी चल रही है. और कुछ डिजीजेस ऐसे हैं कि जिसमें आपके सीएनएस फंक्शंस जो हैं वो डिप्रेस हुए हैं. जैसे आपका पार्किंसंस है जिसमें गाबा माइमेटिक एक्शन ज्यादा हुआ था, गाबार्जिक एक्शन ज्यादा था, तो ओवरऑल इनहिबिशन प्रिवेल कर रही. सिमिलरली डिप्रेशन में भी आपके सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो डिप्रेस हुए में हैं, डिक्रीज हुए में हैं, और आपके उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं डिप्रेशन से. अब नेचुरली हमारा एम क्या है कि अगर पेशेंट जो है वो एक्साइटेटरी डिजीज से सफर कर रहा है तो हम उसकी एक्साइटेशन को सप्रेस करें. जैसे हम एंटी एपिलेप्टिक्स में करते हैं, हम चैनल्स को क्लोज करते हैं, बी देयर सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, जो भी ब्रेन के न्यूरोनल चैनल्स हैं हम उनको ब्लॉक करते हैं, ये नर्व कंडक्शन को स्टॉप करते हैं, एपिलेप्सी क्योर हो जाती है. सिमिलरली एंटीसाइकोटिक्स के अंदर क्योंकि वो डोपामिन की ओवर एक्टिविटी की वजह से हो रहे थे, हम डोपामिन एंटागनिस्ट देते हैं, सेरोटोनिन वगैरह के एंटागनिस्ट देते हैं और हम साइकोसिस को सप्रेस कर देते हैं. एंड सेम गोज फॉर योर एंजाइटी. और जब आपकी इनहिबिटरी डिजीजेस चल रहे होते हैं जैसे पार्किंसंस और डिप्रेशन था, वहाँ पे हम न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं. जैसे हमने डिप्रेशन में नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को एनहांस किया था. सिमिलरली हमने ये देखना है कि एनेस्थीसिया में हम क्या चाह रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि जो नॉर्मल बॉडी की एक्टिविटी चल रही है, जो नॉर्मल बॉडी, ब्रेन हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन है, मेमोरी एक्टिविटी ऑफ ब्रेन है, मूवमेंट एक्टिविटी ऑफ ब्रेन है, कॉन्शियसनेस एक्टिविटी ऑफ ब्रेन है. हमने जनरल एनेस्थीसिया में जब इन सब टारगेट्स को ब्लॉक करना है तो इसका मतलब है कि हम ओवरऑल इनहिबिशन प्रिवेल कराएं. हम लोग इनहिबिशन को प्रीडोमिनेट करने की कोशिश करें. उसके लिए देन अगेन हमेशा की तरह दो एम्स हैं. या हम गाबा जो है उसकी एक्टिविटी को, बिकॉज वी ऑल नो दैट गाबा एंड ग्लाइसिन आर योर यूनिवर्सल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स. तो या तो हम गाबा और ग्लाइसिन की एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे जिसकी वजह से ओवरऑल इनहिबिशन प्रमोट हो जाएगी, या फिर हम अपने एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को या एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे जो इस सिनेरियो में हमारे ग्लूटामेट के टारगेट्स होते हैं, यानी NMDA रिसेप्टर्स होते हैं, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, या फिर एम्पा रिसेप्टर्स होते हैं विच इज योर अमाइनो फिनाइल अमाइनो हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड AMPA. इसको हम कहते हैं एम्पा एंड NMDA रिसेप्टर्स. तो या हम एक्टिविटी वाले रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें या फिर हम इनहिबिटरी रिसेप्टर्स को, जैसे हमारे गाबा के रिसेप्टर्स हैं, उनको प्रमोट करें. जब हम गाबा प्रमोशन की बात करेंगे तो हम सिडेटिव हिप्नोटिक्स में वापस जाएंगे जहाँ पे गाबा चैनल्स की बात हो रही थी. तो हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लोराइड चैनल्स को ओपन किया जाता है जिसकी वजह से यू अचीव hyperpolarization, and hyperpolarization inhibits your nerve conduction, your neuronal transmission. और आपकी जब न्यूरोनल ट्रांसमिशन पाथवेज में ब्लॉक हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपकी एमनीजिया, एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो अचीव होगी. One of the anesthetics which is ketamine, which is your intravenous general anesthetic. Once again ये भी आपने मुख्तलिफ ड्रामाज में केटामिन के बारे में ज़रूर सुना होगा, और अगर आप में से किसी ने कोई रिसेंटली सर्जरी करवाई है तो आपने हॉस्पिटल में भी केटामिन का नाम सुना होगा. तो केटामिन डज नॉट इफेक्ट गाबा. ये इनहिबिशन को प्रमोट नहीं कर रही बल्कि ये डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स को या ग्लूटामेट एस्पार्टेट के रिसेप्टर्स को यानी NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है. तो अब ये बात इतनी बार रिपीट करने का पर्पज़ ये है कि आप इस बात को अपने दिमाग में फिक्स कर लें कि NMDA इज योर एक्साइटेटरी रिसेप्टर एंड गाबा इज योर इनहिबिटरी रिसेप्टर. NMDA को हमने ब्लॉक करना है, गाबा को हमने प्रमोट करना है, बी इट योर इनहेल्ड एनेस्थेटिक और योर इंट्रावीनस एनेस्थेटिक. इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स का एक एडिशनल मैकेनिज्म है जिसमें वो पोटेशियम चैनल ओपनिंग करती है.
और अगर हम CVS में वापस जाएं, जब हमने एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स पढ़े थे, तो वी स्टडीड कि जब हम पोटेशियम चैनल्स को ओपन करते हैं तो मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन होती है, जिसकी वजह से वहां पर तो मसल रिलैक्सेशन हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडक्शन वेलोसिटी कम हो रही है। तो आपको कभी भी इंडिविजुअल जनरल एनेस्थेटिक एजेंट का, इनहेलेशनल एजेंट का स्पेसिफिकली मैकेनिज्म नहीं आता, जनरली जनरल एनेस्थीसिया के मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। तो आपने ये सारे मैकेनिज्म्स जो हैं वो एन्यूमरेट करने हैं, एंड वंस अगेन वही बात कि सीक्वेंस में एन्यूमरेट करने हैं। गाबा वाला पहले लिखने का पर्पस ये है कि अगर आपके 2.5 नंबर का सवाल है तो गाबा का 1 नंबर है, केटामीन के ये NMDA का 1 नंबर है, और पोटेशियम हाइपरपोलराइजेशन का 0.5 मार्क्स। ये उसकी सिग्निफिकेंस को डिपिक्ट करता है। इसलिए चीजों को सीरियल में याद करने से ये होता है कि आप कभी भी सिग्निफिकेंट आंसर को स्किप नहीं करते और इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना इजी हो जाता है हमारे लिए, राइट? आई होप आई एम क्लियर सो फार। वेल, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहले जो हमने पढ़े हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ एनेस्थीसिया थे जो कि 5 थे। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया जो कि 4 हैं। व्हेन आई से स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, तो इसका मतलब है कि वो स्टेप्स या वो लेवल्स की बात हो रही है जो हमारे टारगेट एनेस्थीसिया अचीव करने के लिए स्टेप वाइज हम अचीव करते हैं। इसमें उन्हीं न्यूरोफिजियोलॉजिकल स्टेट्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक सीरीज में डिस्कस करेंगे कि पहले क्या आ रहा है और किस लेवल पे कौन सी स्टेज अचीव हो रही है। आप में से जो बच्चे लिपिनकॉट फॉलो कर रहे हैं, बेटा लिपिनकॉट में स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया उन्होंने रॉन्गली एक्सप्लेन किया हुआ है, उन्होंने उसको कॉमन लैंग्वेज के तौर पे लिया हुआ है, यानी आपने ये कह लो कि उन्होंने स्टेप्स ऑफ एनेस्थीसिया को स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया कहा है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है इंडक्शन, मेंटेनेंस, रिकवरी। दिस इज नॉट द स्टेजेस। जब हम स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया एज अ मेडिकल पर्सनल बोलते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप इन स्टेजेस की बात करें। अगर मैं एक आम आदमी से पूछूंगी कि क्या क्या स्टेजेस हैं, तो वो मुझे ये बताएगा, पहले इंडक्शन होगी एनेस्थीसिया की, फिर मेंटेनेंस होगी और फिर एलिमिनेशन होगी। एंड दिस इज व्हाट योर लिपिनकॉट इज डूइंग। तो इस पार्ट के लिए आपने स्पेसिफिकली कैड्सन के ऊपर फोकस करना है। एज फार एज बिग कैड्सन और कैड्सन रिव्यू इज कंसर्न, तो जनरल एनेस्थेटिक्स आपकी कैड्सन रिव्यू में बहुत अच्छी एक्सप्लेन हुई है। बिग कैड्सन से आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसमें अगर आप अपनी कैड्सन रिव्यू को फोकस करो और थोड़े बहुत जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लो, या जो एडिशंस आपको लगे कि लेक्चर से उसमें होने वाली है वो कर लो, तो यू विल बी सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। ठीक है, क्योंकि CNS आपके लेवल पे इतना हाईली सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो आपकी कैड्सन रिव्यू बहुत ऑप्टिमली एक्सप्लेन कर रही है, राइट? ओके, जब हम स्टेजिंग की बात कर रहे हैं तो बेटा पहली स्टेज होगी हमारी एनाल्जेसिया। अब यानी आप वापस थिएटर में चले जाएं और आप अज्यूम करें कि आपने अपने पेशेंट को मास्क लगाया है, यू आर द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एट द मोमेंट, और अब आप जब एनेस्थीसिया देना शुरू करते हो या जब आप उसको अपना कॉम्बिनेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स देना शुरू करते हो, तो क्या क्या स्टेप्स अचीव होंगे? सबसे पहले जो चीज होगी वो होगी एनाल्जेसिया। सबसे पहले जो चीज आप अचीव करोगे, ये बैलेंस एनेस्थीसिया की बात हो रही है जो बड़ी सर्जरी में यूज हो रहा है, that is your decreased awareness of pain, which starts from the inhalation and lasts up to the loss of consciousness. Initially, if you happen to be somewhere in your theater, तो आपने वहाँ देखा होगा कि पेशेंट को जब एनेस्थीसिया देते हैं तो उसको यूजुअली कहा जाता है कि आप काउंटिंग करना शुरू करो, एंड देन उसको कहा जाता है कि आप रिवर्स काउंटिंग करना शुरू करो, और वो आप देखोगे कि वो नरेट करते 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 आहिस्ता 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 अनकॉन्शियस हो जाता है, तो जब जिससे आपके डॉक्टर को ये पता चलता है कि हमने ये फर्स्ट स्टेज जो है वो अचीव कर ली है। सेकेंड स्टेज जो है दैट इंक्लूड्स योर एक्साइटेशन या एक्साइटमेंट और डिसइनहिबिशन। इसमें क्या होगा कि पेशेंट टेम्परेरीली बहुत थोड़े से पीरियड के लिए हाइपर एक्टिव हो जाएगा, डिलीरियस भी हो सकता है, ओवर एक्साइटेड भी हो सकता है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इरेगुलर रेस्पिरेशन। एनेस्थीसिया देना शुरू किया, पेशेंट की पहले पेन रिफ्लेक्स चला गया, पेन रिफ्लेक्स जाने के बाद टेम्परेरीली उसकी रेस्पिरेशन जो है वो इरेगुलर हुई, और अल्टीमेटली क्या होगा कि रेस्पिरेशन जो है वो रेगुलराइज हो जाएगी। एंड द मोमेंट द रेगुलर रेस्पिरेशन ऑफ योर पेशेंट बिकम्स रेगुलर, तो हम कहते हैं कि सेकेंड स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आप स्टेजेस के नाम और उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक एक भी याद कर लो तो आप एक मिनिमली प्रिपेयर हो जाते हो स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया के क्वेश्चन के लिए, राइट? पहले वाले में लॉस ऑफ पेन अप टिल अनकॉन्शियसनेस, सेकंड वाले में irregular movements of body, irregular respiration up till the fact that your respiration becomes regular. Then आपकी थर्ड स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया जो कि सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट स्टेज है, दिस इज कॉल्ड सर्जिकल एनेस्थीसिया।
इसमें क्या होगा कि there is recurrence of your normal regular respiration. If you happen to know say somebody who is sleeping, तो आप देखोगे कि during sleep भी हमारी respiration regular हो जाती है. यानी if somebody is actually sleeping or faking a sleep, इसको हम differentiate कैसे करते हैं? respiration से भी कर सकते हैं. Yes, you do observe the movement of eye, लेकिन वो तो sometimes sleep में भी हो रही होती है. तो आप उसको कैसे देख सकते हो कि अगर आप जाग रहे होंगे तो आपकी रेस्पिरेशन फोर्स्ड होती है, इरेगुलर होती है, चेंज करती है, लेकिन अगर पेशेंट स्लीप में होगा तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो रेगुलर हो चुका होता है, विच इज रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड, राइट. सो सर्जिकल एनेस्थीसिया में रिलायबल इंडिकेशन इज लॉस ऑफ योर कॉर्नियल रिफ्लेक्स. अब यहाँ पे आके क्या होना शुरू हो गया है, कंपोनेंट्स को माइंड में लेके आए, एनेस्थीसिया हमने अचीव कर लिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हमने अचीव कर ली, यहाँ पर हमारा लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस वाला कंपोनेंट आ गया. और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस को हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं? कॉर्नियल रिफ्लेक्स की हेल्प से. जब आपका कॉर्नियल रिफ्लेक्स खत्म हो जाए तो हम कहते हैं कि थर्ड स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया भी होगा. नॉर्मली हम जब एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं पेशेंट को तो वी जस्ट प्रोग्रेस अप टिल थर्ड प्लेन ऑफ थर्ड स्टेज. You can see that on this slide, जो मैंने थर्ड स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया में नीचे लिखा हुआ है, तो there are 4 planes of the third stage या 4 सब steps of your third stage. पहले स्टेप में आईबॉल रोल हो रहे हैं और फिर उसके बाद एक लेवल आएगा जब आईज फिक्स हो जाएंगे. सेकेंड स्टेज में आपका कॉर्नियल और लेरिंजियल रिफ्लेक्स जो है वो खत्म हो जाएगा. थर्ड स्टेज में आपके प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे एंड लाइट रिफ्लेक्स इज गोइंग टू बी lost. And this third plane of your third stage is the level up till which we progress in your general anesthesia. ये अपनी बुक्स पे लिख लो, MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे आगे हम नहीं जाते. जब आपको डॉक्टर नजमा ने सेडेटिव हिप्नोटिक्स पढ़ाए होंगे तो वहां पे हमने बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स में डिफरेंशिएट किया था और हमने ये बात डिटरमिन की थी कि बार्बिचुरेट्स जो हैं वो सिडेशन कराते कराते, एंजाइटी को कम कराते कराते, हिप्नोसिस कराते कराते अल्टीमेटली मेडुलरी डिप्रेशन करा देते हैं. एंड नेचुरली हम मेडुलरी डिप्रेशन नहीं चाहते क्योंकि वो तो फिर कोमा में प्रोग्रेस कर जाएगी. हम चाहते हैं कि वो एक सेडेशन के लेवल पे आके रुक जाए. एंड दिस वाज द रीजन दैट बेंजोडाइजेपिन्स आर प्रेफर्ड ओवर बार्बिचुरेट्स, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन्स जो हैं वो मेडुलरी डिप्रेशन में प्रोग्रेस नहीं करते, वो सेडेशन और हिप्नोसिस तक जाके बैलेंस आउट हो जाते हैं, प्लेट्यू कर जाते हैं, राइट. सिमिलरली यहाँ पर थर्ड स्टेज के अंदर आखिरी स्टेप में इंटरकोस्टल पैरालिसिस हो जाता है जो हम डिजायर नहीं करते क्योंकि उसकी वजह से फिर हमारी रेस्पिरेशन जो है वो डिस्टर्ब होगी और एलिमिनेट नहीं हो सकेगा पेशेंट एनेस्थीसिया से. तो हम कहेंगे कि हम थर्ड प्लेन ऑफ थर्ड स्टेज तक प्रोग्रेस करेंगे नॉर्मल एनेस्थीसिया में. फोर्थ स्टेज, जस्ट फॉर योर थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ स्टेज इज मेडुलरी डिप्रेशन. एंड वंस अगेन दिस इज नॉट डिजायरेबल एंड दिस इज नॉट हैपनिंग इन द नॉर्मल इंस्टेंसेस अनलेस कि आपका एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो बेचारा इनकेपेबल है और एनेस्थीसिया जो या पेशेंट को एनेस्थीसिया का जो रिस्पॉन्स है पेशेंट में वो डिफिकल्ट है या डिफरेंट है, तब जाके मेडुलरी डिप्रेशन होगी विच इज गोइंग टू बी अ मेडिकल इमरजेंसी. अदरवाइज नॉर्मल ऑप्टिमल सिचुएशंस में हम इस स्टेज पे नहीं जाते. Is that clear? Stages of anesthesia, components of anesthesia, mechanism of action of general anesthesia. मैंने तीनों एक तरह से UQs आपके डिस्कस किए हैं यहाँ पर अभी तक. Thank you, Anika. Next, I am going to talk about inhaled anesthetics. Okay जी. हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन में 2 बेसिक क्लासेस हैं, इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक्स एंड योर इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक्स. इंट्रावीनस हम कल डिस्कस करेंगे, आज के टॉपिक में हम फोकस करेंगे इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स के ऊपर. इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स की क्लासिफिकेशन आपसे नहीं यूजुअली पूछी जाती, बस इन्यूमरेशन पूछी जाती है. गॉड फॉरबिड समबडी आस्क्स यू टू क्लासिफाई इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स, तो इसकी एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन है, गैसियस फॉर्म, वोलेटाइल लिक्विड्स. गैसेस में आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज योर नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ये पहले वाली ड्रग दी हुई है, और जो बाकी के तमाम ड्रग्स के नाम यहाँ पे आप देखोगे, दीज आर योर वोलेटाइल लिक्विड्स. आई होप यू नो व्हाट आर वोलेटाइल लिक्विड्स, राइट. हेलोथेन, एनफ्लुरेन, isoflurane, desflurane, sevoflurane, and your methoxyflurane. These are your volatile liquids which act as your inhalational general anesthetics, whereas nitrous oxide is the only inhalational general anesthetic which is present in gaseous form, right? Okay. Now comes another concept
या another definition in your book which is called MAC. इसको MAC ही बुलाया जाता है, इसलिए मैंने हेडिंग में MAC लिखा है. MAC actually stands for minimum alveolar concentration या minimum alveolar anesthetic concentration, लेकिन जनरल लैंग्वेज में हम इसको MAC से डिनोट करते हैं. In order to understand MAC, हम वापस जाएंगे पीछे अपनी जनरल फार्माकोलॉजी में. फार्मा मैं हमेशा कहती हूँ इट्स अ चेन रिएक्शन. आप कभी भी एक यूनिट पढ़ते हुए दूसरे यूनिट को इग्नोर नहीं कर सकते. ट्राई टू कोलैबोरेट योर नॉलेज, जिसकी वजह से आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है. So if we go back to general pharmacology and your pharmacokinetics and dynamics over there, we talked about potency and efficacy, if you guys remember, and I was the one who taught you those concepts. पोटेंसी को अगर हम याद करें तो आप देखें कि हम क्या पढ़ रहे थे पोटेंसी में. वी हैड अ ग्राफ वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड द रिस्पॉन्स टू अ ड्रग, और हमने कहा था कि द अमाउंट ऑफ ड्रग या द मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ मैक्सिमल इफेक्ट इज कॉल्ड पोटेंसी. आपकी मिनी कैटसन कह रही थी द अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी डिजायर्ड इफेक्ट, जिसको हमने एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया था कि वो एनी डिजायर्ड इफेक्ट इज योर 50% ऑफ मैक्सिमल इफेक्ट. और उसके बाद हमने कहा था कि जिसकी ये वैल्यू कम होगी वो ड्रग उतनी ही ज्यादा पोटेंट होगी, यानी जिस ड्रग की जितनी कम अमाउंट चाहिए होगी 50% इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, वो ड्रग हम कहेंगे कि दिस ड्रग इज पोटेंट. और अगर किसी ड्रग की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी 50% ऑफ मैक्सिमल इफेक्ट अचीव करने के लिए, तो हम कहेंगे कि ये ड्रग जो है लेस पोटेंट है. यानी आप कहोगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग की और पोटेंसी की डिपिक्शन का इनवर्स रिलेशनशिप हम पढ़ाते. ऐसा ही है. तो वही चीज अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे जनरल एनेस्थीसिया में, और यहाँ पे हम उसको डिपिक्ट करते हैं या डिनोट करते हैं मैक्स. मैक की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए. आपको इसके ऊपर क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन का भी आ सकता है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का भी आ सकता है, या जनरली सिग्निफिकेंस का भी आ सकता है. So MAC is basically the concentration of your inspired gas that results in the immobility of 50% of patients when exposed to a noxious stimuli. थोड़ा सा डिफिकल्ट करके इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है. आपने डेफिनेशन पर्पस के लिए इसको इसी तरह याद करना होता है, लेकिन अगर आप उसको डिकोड करो इस स्टेटमेंट को जो मैंने यहाँ लिखी है, तो you'd be able to understand that MAC is the concentration of inspired gas that produces anesthesia in 50% of patients. That's it. तो ये बिल्कुल वही पोटेंसी वाली डेफिनेशन बन गई. नॉक्शियस स्टिमुलाई लिखा हुआ है. क्या होता है नॉक्शियस स्टिमुलाई? पेनफुल स्टिमुलाई. इमोबिलिटी लिखा हुआ है. इमोबिलिटी मतलब पेशेंट को पेन फील नहीं हो रही. तो हमने सपोज 100 पेशेंट्स लिए, हमने उन 100 पेशेंट्स को पेनफुल स्टिमुलस दिया और साथ में हमने उनको जनरल एनेस्थीसिया देना शुरू कर दिया. अब जनरल एनेस्थेटिक की वो कॉन्सेंट्रेशन या वो अमाउंट जिसके ऊपर 100 में से 50 पेशेंट्स को पेन फील नहीं हो रही, यानी 50 पेशेंट्स के अंदर इमोबिलिटी हो गई है, रिस्पॉन्स टू नॉक्शियस स्टिमुलाई इज एब्सेंट, तो हम कहेंगे कि ये उस ड्रग की मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन है. यानी ये हम कहेंगे कि ये उस ड्रग की वो कॉन्सेंट्रेशन है जो हम देंगे, ये वो परसेंटेज ऑफ इंस्पायर्ड एयर है उस गैस की जो हम देंगे एनेस्थीसिया अचीव करने के लिए. आई हैव सेड दैट प्रीवियसली, मैं यही बात यहाँ पे रिपीट भी करूंगी कि जब भी हम किसी ड्रग की डोजेज डिटरमिन करते हैं तो वी डू नॉट गो फॉर 100% इफेक्ट, क्योंकि अगर हम 100% पॉपुलेशन में इफेक्ट देखना शुरू करेंगे या वो एम बना लेंगे, तो बाय द टाइम 90% लोगों में इफेक्ट आना शुरू होगा, तो बहुत से ऐसी परसेंटेज होगी लोगों की जिसमें एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, और वो एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस हैं एज कम्पेयर टू द इफेक्ट्स. तो इसलिए हम अपने लिए एक टारगेट सेट कर लेते हैं, हम अपने लिए एक लेवल सेट कर लेते हैं कि हमने किसी भी ड्रग की वो डोज लेनी है जिससे 50% पॉपुलेशन में इफेक्ट आ जाए. इसी के लिए हमने क्वालिटेटिव डोज रिस्पॉन्स कर्व बनाया था, जिसको हमने गॉसियन कर्व कहा था, जहाँ पे हम मीडियन इफेक्टिव डोज की बात कर रहे थे, मीडियन टॉक्सिक डोज की बात कर रहे थे, मीडियन लीथल डोज की बात कर रहे थे. मीडियन का भी वंस अगेन क्या मतलब था, यानी वो डोज जिससे 50% पॉपुलेशन में इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, तो वही रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किया. नॉर्मल स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर the partial pressure of a gas in your inhaled air is equal to that in your brain. If somebody is still confused, तो हम ये बात देखेंगे कि जब आप पेशेंट को एनेस्थीसिया दे रहे होते हो, तो आप जब उसको मास्क लगाया होता है तो उस मास्क में सिर्फ एनेस्थेटिक नहीं होता,
उस मास्क में नॉर्मल ऑक्सीजन भी होती है, उस मास्क में नॉर्मल ब्रीदिंग एयर कॉन्सेंट्रेशन होती है, और उस इंस्पायर्ड एयर के अंदर कुछ परसेंटेज आपके एनेस्थेटिक एजेंट की होती है, राइट। तो अब मैक वैल्यू हमें ये बताती है कि हमने कितना कंसंट्रेशन एनेस्थेटिक की देनी है ताकि 50% पॉपुलेशन में जिससे इफेक्ट आए। मैक वैल्यू हमें ये बताती है कि कौन सी ड्रग कितनी पोटेंट है। जिस ड्रग की कम कंसंट्रेशन से हमें इफेक्ट अचीव हो रहा है उस ड्रग की पोटेंसी ज्यादा है, तो ऐसी ड्रग को हम इंडक्शन फेज में यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब बेसिकली बात क्या हो रही थी यहाँ पे हमारी कि हमने पार्शियल प्रेशर या मैक को क्लिनिकली किस तरह से डिपिक्ट करना है। एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो टेबल में ये वैल्यूज दी हुई है, आपने सारी वैल्यूज याद नहीं करनी, आपने मिनिमम वाली और मैक्सिमम वाली ड्रग याद कर लेनी है, क्योंकि वो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो आपकी एग्जांपल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इफ यू सी द टेबल इन योर कैडसन, आप वहां देखोगे कि नाइट्रस ऑक्साइड की मैक वैल्यू 100 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि नाइट्रस ऑक्साइड की पोटेंसी कम है। सिमिलरली मिथॉक्सीफ्लोरेन की मैक वैल्यूज जो है सबसे कम दी हुई है, या अगर जिसकी भी आप अपनी बुक में देख लीजिएगा कंपैरेटिव। Okay, Ji, I'm sorry we lost the internet connection and we are having this internet problem a lot today, so please bear with it, right? So we were talking about MAC, और मैक के सारे कॉन्सेप्ट के बाद हम एंड पे इस नतीजे पे पहुंचे थे दैट लेसर इज द वैल्यू ऑफ मैक मोर पोटेंट इज योर ड्रग, वाई एंड वाइस वर्सा, यानी मोर द वैल्यू ऑफ मैक एंड लेसर इज द पोटेंसी ऑफ योर ड्रग। और इसमें हमने कहा है कि मैक वैल्यू हाईएस्ट क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड की होती है, इसका मतलब है नाइट्रस ऑक्साइड इज योर लीस्ट पोटेंट ड्रग। ठीक है जी, अब हम आ जाएंगे इक्विलिब्रियम डायनेमिक्स पे, या फिर फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। दोनों हेडिंग्स इसके लिए चल सकती हैं। आपको क्वेश्चन फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स के नाम से भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन इक्विलिब्रियम डायनेमिक्स के नाम से भी आ सकता है। दिस इज वाई आई सजेस्ट कि आप रट्टा लगाने की बजाय कॉन्सेप्ट डेवलप करो ताकि क्वेश्चन की वोकैबुलरी अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। व्हाट यू पीपल डू इज कि आप क्वेश्चन और उसके तो उसका आंसर याद करके चले जाते हैं, और क्वेश्चन को जरा सा भी ट्विस्ट किया हुआ हो तो आप बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। तो इक्विलिब्रियम, या फिर हम इसको तीसरे नंबर पे कहते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया को अफेक्ट करते हैं। तो दीज आर 5। आपकी कैडसन रिव्यू इसको बहुत अच्छा हेडिंग्स में एक्सप्लेन करती है। आपने क्या करना है कि उसका जो नतीजा है, जो उसका सम है, वो आपने हर हेडिंग के टॉप पे लिखने में है फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज, और कॉन्सेप्ट उसका अंडरस्टैंड करने के लिए पैराग्राफ रीड करना है। So I have summarized the factors affecting induction of anesthesia in this slide. सबसे पहला मेजर फैक्टर है आपका इंस्पायर्ड गैस कॉन्सेंट्रेशन या इंस्पायर्ड गैस पार्शियल प्रेशर, और इसका रिलेशनशिप क्या है इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया से? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसको एक्सप्लेन मैं आगे सबसीक्वेंट स्लाइड्स में करूंगी। यहाँ पे आप सिर्फ नोट डाउन कर लो कि इंस्पायर्ड कॉन्सेंट्रेशन या इंस्पायर्ड गैस पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, मीनिंग दैट greater is the partial pressure of gas in your inspired air, greater will be your induction of anesthesia. Secondly is your alveolar ventilation. Alveolar ventilation यानी number of breaths per minute. ठीक है, इसको हम कहेंगे ना ventilation. Greater is your alveolar ventilation rate, greater will be your induction of anesthesia. यानी उतनी ही जल्दी anesthesia achieve होगा. Then third factor is your solubility. Solubility, अब basically इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल ये फिर जनरल फार्माकोलॉजी आ गई यहाँ पर कि इफेक्ट्स जो थे या रिस्पॉन्स टू ड्रग्स जो है उसमें ड्रग फैक्टर्स भी होते हैं और पेशेंट फैक्टर्स भी होते हैं, और यहाँ पर तो थर्ड पार्टी फैक्टर्स भी हैं जिसको हम डॉक्टर फैक्टर्स कहते हैं। यानी इंस्पायर्ड गैस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है आपके इंस्पायर्ड एयर के अंदर, ये कौन डिटरमिन करता है? एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। वो कंट्रोल करता है कि आप कितनी परसेंटेज दे रहे हो एनेस्थेटिक की अपनी इंस्पायर्ड एयर के अंदर। सिमिलरली वेंटिलेशन रेट भी जो है वो हम एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहे होते हैं। नॉर्मल पेशेंट अपनी वेंटिलेशन खुद कंट्रोल कर रहा होता है, जब पेशेंट एनेस्थेटाइज हो जाता है तो फिर वेंटिलेशन रेट भी हम बाहर से कंट्रोल कर लेते हैं। देन इज सॉल्युबिलिटी। अब ये ड्रग की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है कि वो ब्लड में कितना सॉल्युबल है। व्हेन आई से सॉल्युबिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट। आपकी बुक में कुछ बुक्स में इसको सॉल्युबिलिटी के नाम से लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में इसको इंस्पायर्ड ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट के नाम से लिखा हुआ है।
इसी तरह एमसीक्यूज में भी दोनों टर्म्स ऑल्टरनेटिवली यूज हो सकती हैं. वी कैन से ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट और वी कैन से सॉल्युबिलिटी. मतलब दोनों का एक ही है और इसका रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स है. यानी अगर आपका ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू, ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट इज बेसिकली a ratio of concentration of drug in blood versus in your inspired air, right? तो अगर ये रेशो की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है कि गैस ब्लड में ज्यादा है. अगर गैस ब्लड में ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ब्लड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है. और अगर गैस की ब्लड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया स्लो डाउन हो जाएगा. क्यों, ये भी हम आगे जाके बात करेंगे. देन कम्स योर नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड योर कार्डियक आउटपुट. जितना बॉडी से कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा उतना इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया कम होगा. तो कार्डियक आउटपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया. और ये भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है. जनरली आपको एक इम्पैक्ट ये आता है कि कार्डियक आउटपुट के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, बट एक्चुअली ये इनवर्स रिलेशनशिप है. एंड लास्टली वी हैव एल्व्यूलर वीनस पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, या कुछ बुक्स इसको आर्टीरियो वीनस पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट भी लिखती हैं. मैंने एल्व्यूलो वीनस इसलिए टर्म प्रेफर की है. बात एक ही है कि जब हम आर्टेरियो वीनस कहते हैं ना तो आप समझते हो कि ये बॉडी की किसी भी आर्टरी की बात हो रही है. जब मैं एल्व्यूलो वीनस कह रही हूँ तो आप समझ लें कि मैं पल्मोनरी आर्टरीज की बात कर रही हूँ या लंग्स के अंदर आर्टीरियल ब्लड की बात कर रही हूँ, राइट. और वीनस पार्शियल प्रेशर में बेसिकली वो वीनस ब्लड है जो पूरी बॉडी से सर्कुलेट होने के बाद लंग्स में रिटर्न कर रहा है. आप ये कह सकते हो कि लंग्स में जो फ्रेश ब्लड है जिसमें इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया हो रहा है, जिसमें आपकी इंस्पायर्ड गैस पहले जा रही है, दैट इज योर एल्व्यूलर ब्लड, दैट इज योर आर्टीरियल ब्लड. और जो वीनस ब्लड है वो ब्लड है जो पूरी बॉडी से सर्कुलेट होकर वापस आया है. और इस आर्टीरियल और वीनस ब्लड के अंदर जितना डिफरेंस ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर का, उतना ही हम कहेंगे कि इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया कम हुई है. ठीक है, इसको भी हम आगे जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये पांचों पॉइंट्स जो हैं, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट योर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया. और इसमें से 5 एमसीक्यूज बड़े आराम से निकल आए हैं regarding the relationship of all these factors with your induction of anesthesia. All right. So, talking about the very first factor which was your inspired gas concentration. ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसके बारे में हमें ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना ज़्यादा मीठा होगा. तो बेसिकली आप जो एक्सटर्नली एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जितनी ज़्यादा इंस्पायर्ड गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएगा उतनी जल्दी एनेस्थीसिया अचीव होगा. दिस इज द रीजन वी से दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया. इसको अगर हम मैथमेटिकली या क्लिनिकली डिपिक्ट करें तो हम इसको FA/FI से डिपिक्ट करते हैं. FA इज बेसिकली एल्वेओलर कॉन्सेंट्रेशन, FI इज बेसिकली इंस्पायर्ड गैस कॉन्सेंट्रेशन. अब आप देखोगे कि जब आप इंस्पायर्ड एयर बॉडी में जा रही है तो सबसे पहले तो वो एल्वेओलाई में जाएगी ना. तो जितनी तेजी से एल्वेओलाई में उसका लेवल बढ़ेगा उतनी ही तेजी से एनेस्थीसिया इंड्यूस होगा. तो जब FA/FI जो रेशो है ये 1 की इक्वल हो जाएगी तो हम कहेंगे कि इंस्पायर्ड गैस कॉन्सेंट्रेशन का एनेस्थीसिया जो है वो जल्दी अचीव हो रहा है, राइट. तो FA/FI जो है वो अगर 1 के करीब हो या इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हो, यानी एल्वेओलर कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा हो उतनी जल्दी आपका इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया होता है. दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है. तो रिलैक्स. सेकेंड पॉइंट. Second point was your alveolar ventilation rate, यानी number of breaths the patient is going to take is going to affect your induction of anesthesia. इसका भी रिलेशनशिप डायरेक्ट है और ये भी रिलेटिवली सिंपल सी बात है. जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. यानी हम जिस तरह कोरोना वायरस को डील करें तो हम क्या कहते हैं, जितना ज्यादा हम एक्सपोजर होता है हमारा आउटसाइड एयर के साथ या पेशेंट्स के साथ उतना ही ज्यादा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है. सिमिलरली जितना वेंटिलेशन अगर ज्यादा हो रही है, एक बंदा 1 मिनट में 10 सांस ले रहा है, दूसरा पेशेंट जो है वो 1 मिनट में 20 सांस ले रहा है. ये एक रिलेटिव टर्म है बेटा एक्सप्लेन करने के लिए. तो नेचुरली जो जितने ज्यादा ब्रेथ लेगा इसका मतलब है उतनी ज्यादा दफा उसका एल्वेओलर एक्सचेंज हुआ है इंस्पायर्ड एयर के साथ. ऐसा ही है. तो इसका मतलब है कि FA/FI उस पेशेंट में जल्दी अचीव हो जाएगी. तो इसलिए जितना एल्वेओलर वेंटिलेशन रेट ज्यादा होगा उतना आपका कॉन्टेक्ट टाइम ज्यादा होगा और उतनी जल्दी आपकी इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया होगी. एंड व्हेन वी से एल्वेओलर वेंटिलेशन तो हम बात कर रहे होते हैं दोनों की, रेट ऑफ वेंटिलेशन की भी और डेप्थ ऑफ वेंटिलेशन की. डेप्थ ऑफ वेंटिलेशन कितना गहरा सांस लिया पेशेंट ने, टाइडल वॉल्यूम कितना है,
एक ब्रेथ के साथ कितनी एयर इंस्पायर की है। जितनी ज्यादा एयर गई है उतनी ज्यादा एनेस्थेटिक गया है, जितना ज्यादा एनेस्थेटिक गया है उतनी जल्दी एनेस्थीसिया अचीव हुआ। तो हमने सिंपली कह दिया कि जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनका। थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट ये है जो मैंने यहाँ सेकंड पॉइंट में स्लाइड में शो किया है, दैट इंक्रीज इन वेंटिलेशन हैज अ स्लाइट इफेक्ट फॉर गैसेस विद लो ब्लड सॉलिबिलिटी। जिन ड्रग्स की ब्लड सॉलिबिलिटी कम है उन पे इस फैक्ट का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट द ड्रग्स विच हैव इंक्रीज्ड सॉलिबिलिटी, जितनी आपकी ब्लड में सॉलिबिलिटी ज्यादा हो जाती है उतना वेंटिलेशन रेट का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। रीजन क्या है? जिन ड्रग्स की सॉलिबिलिटी कम है वो तो ऑलरेडी ही आपकी ब्लड के अंदर उनका पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वो तो बहुत जल्दी जो है वो आपकी इंस्पायर्ड गैस से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ब्लड में और ब्लड से सीएनएस में चली जाती है क्योंकि वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कोका कोला की बॉटल पे आओ, ठीक है। नॉर्मली जब कोका कोला की बॉटल एक नॉर्मल पड़ी हुई होती है तो जो गैशियस कंपोनेंट होता है उसका, जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो उसकी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है और उस गैस में कोई बहुत ज्यादा प्रेशर फील नहीं होता। लेकिन अगर आप उस बॉटल को थोड़े अरसे के लिए रख दें, स्पेसिफिकली धूप में रख दें, तो क्या होगा कि वोलेटाइल क्योंकि लिक्विड है, गैशियस कंपोनेंट इंक्रीज करेगा, वो जो डिसॉल्व्ड गैस थी या जब आप बोतल जमीन पे 2-4 दफा फेंकते हैं तो जो गैशियस कंपोनेंट है वो सेपरेट हो जाता है लिक्विड से, और जब वो ऊपर जो स्पेस होती है बॉटल में उसमें उसका प्रेशर बढ़ जाता है। उस सिनेरियो में जब आप बॉटल खोलते हो तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो यानी गैस जितना डिसॉल्व फॉर्म में होती है उसका प्रेशर कम होता है, जो गैस गैशियस फॉर्म में होती है, नॉन डिसॉल्व फॉर्म में होती है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है। तो सॉल्युबल गैसेस जो है उनका पार्शियल प्रेशर तो कम होगा ना, जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो उनका इंडक्शन भी बहुत स्लो होगी, क्योंकि इंडक्शन के लिए तो पार्शियल प्रेशर का ज्यादा होना जरूरी था। Am I making myself clear? So इस चार्ट से हमें ये पता चला है दैट नाइट्रस ऑक्साइड क्योंकि उसकी डिसॉल्व वो सॉल्युबल बिल्कुल नहीं है ब्लड में, लिहाजा अगर हम वेंटिलेशन नाइट्रस ऑक्साइड की पहले 2 ब्रेथ पर मिनट थी या 2 लीटर पर मिनट थी तो उसका ये लेवल था पार्शियल प्रेशर का, लेकिन जब हमने उसको 2 से 8 लीटर पर मिनट कर दिया तो देखो इंक्रीज तो हुआ, हमने ये कहा है फर्क जरूर पड़ता है क्योंकि वेंटिलेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम हेलोथेन की बात करें तो वो मॉडरेटली सॉल्युबल है ब्लड में, तो इसलिए जब ये 2 लीटर पर मिनट पे चल रही थी तो उस वक्त इसका ये लेवल जा रहा था, और जैसे ही हमने उसको 8 लीटर पर मिनट पे किया तो देखो इसका डिफरेंस कितना ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब है कि जो डिसॉल्व गैसेस होती हैं, जो सॉल्युबल गैसेस होती हैं, उन पे ये इफेक्ट ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। आई एम नॉट सेइंग कि एब्सेंट या प्रेजेंट, प्रेजेंट पे सब में है। वेंटिलेशन रेट हर एनेस्थेटिक के इंडक्शन को इंप्रूव करती है, डायरेक्टली इफेक्ट करती है, लेकिन सॉल्युबल गैसेस पे इसका इफेक्ट ज्यादा मार्क्ड होता है, राइट? ओके, सो नाउ अबाउट द थर्ड पॉइंट विच इज रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड, और ये मैं आपको ऑलरेडी तकरीबन किसी हद तक समझा चुकी हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे इस एज पे। वही बात जो मैंने अभी आपसे कही थी कोका कोला की बॉटल वाली, उसी को हम यहाँ पर इस पिक्चर में देखेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड मैंने आपको भी बताया है सॉल्युबल नहीं है, इट इज नॉट सॉल्युबल इन ब्लड, और यू कैन से लेस सॉल्युबल इन ब्लड। उसके कंपैरिजन में हेलोथेन इज मोर सॉल्युबल इन ब्लड। तो आप देखोगे पहले एयरवे में होती है, एयरवे से एल्वियोलाई में आती है गैस, गैस ब्लड में जाती है और ब्लड के बाद ब्रेन में जाती है, और ये जितनी भी मेम्ब्रेन्स इसमें क्रॉस करनी होती हैं बेटा ये पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी यहाँ से कंडक्शन ज्यादा होगी। ये तो हम बायो में पढ़ के आए हैं, ये हम ऑस्मोसिस में भी पढ़ के आए हैं, उसमें तो फिर हम हाँ ऑस्मोसिस में तो हम लोअर से हाई में जाते हैं, उसको छोड़ दो। हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जब भी हम ट्रांसफर कर रहे हो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की बात कर रहे हो, तो वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। अब क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं होगी, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना उसके अंदर ये गैशियस फॉर्म में होगी और ये वेसल्स के ऊपर इस तरह से प्रेशर क्रिएट कर रही होगी। इसके मॉलिक्यूल्स का पार्शियल प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, थोड़ी सी ही नाइट्रस ऑक्साइड देने से ब्लड में उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। डिसॉल्व तो हुई नहीं, स्पेस में बैठी है, और वही स्पेस से ये उतनी ही जल्दी डिफ्यूज करके ब्रेन में चली जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उससे इंडक्शन बहुत अच्छी हो जाती है। यस, नाइट्रस ऑक्साइड की पोटेंसी बहुत कम थी क्योंकि इसका मैक्स ज्यादा था, इसकी पोटेंसी कम थी, इसका मतलब है ये पोर एनेस्थेटिक है, ये एनेस्थीसिया बहुत अच्छा यूज नहीं करती है।
लेकिन इंडक्शन में हेल्प कर सकती है। इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। और अगर आप देखोगे तो इमरजेंसी सिचुएशन में थोड़ी बहुत पेन मैनेजमेंट के लिए हम नाइट्रस ऑक्साइड इनहेलेशन करा देते हैं, और उसमें भी पेशेंट यही कह रहा होता है कि मुझे तो अभी भी हंसी जरूर आ रही है बट पेन हो रही है। तो आप कहोगे कि ये पुअर एनेस्थेटिक है, लेकिन ये क्योंकि ब्रेन में बहुत जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि इसकी सॉलेबिलिटी कम है, इसलिए हम इसको इंडक्शन में इससे हेल्प ले सकते हैं, राइट। इसके कंपैरिजन में आपकी हेलोथिन, हेलोथिन ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। अब वो बेचारी एयरवे में तो पूरी की पूरी आ रही थी, लेकिन ब्लड में आके वो डिसॉल्व हो गई। जब वो ब्लड में आकर डिसॉल्व हो गई तो ये व्हाइट पोर्शन में वो डिसॉल्व है आपको नजर नहीं आ रही, उसके बहुत थोड़े से वेपर आपको नजर आएंगे। इसका पार्शियल प्रेशर बहुत देर से बढ़ेगा, इसका पार्शियल प्रेशर बहुत कम रहेगा, और नेचुरली फिर उतनी ही कम ये ब्रेन में जाएगी। इसका मतलब है कि इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया बहुत स्लो हो जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस से हमने क्या डिसाइड किया कि induction of anesthesia is inversely related to your solubility. Induction of anesthesia is inversely related to blood gas partition coefficient. ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट जहां हेडिंग दी हुई होगी तो आप वहां देखोगे कि ब्लड और गैस के दरमियान रेशो का साइन है, यानी पार्शियल प्रेशर इन द ब्लड इन रेशो टू पार्शियल प्रेशर इन योर इंस्पायर्ड गैस। और हम ये कहते हैं कि जब ब्लड में गैस ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है कि बॉडी की सॉल्युबिलिटी ड्रग की बहुत ज्यादा है। और ये चार्ट आपको यही दिखा रहा है कि मेथॉक्सीफ्लोरेन की क्योंकि सॉल्युबिलिटी का ज्यादा है तो इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा। नाइट्रस ऑक्साइड की क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है वो सबसे कम है, इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। और हेलोथेन क्योंकि मॉडरेटली सॉल्युबल है, इसलिए इट इज लाइंग इन द मिडल ऑफ दिस ग्राफ। ऑलराइट, और इसी सारी स्टोरी को अगर हम समराइज करें इन द फॉर्म ऑफ योर स्टेटमेंट्स तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं दैट ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट डिफाइंस द रिलेटिव एफिनिटी ऑफ द एनेस्थेटिक फॉर ब्लड एज कंपेयर्ड टू एयर। अगर ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि गैस की ब्लड के लिए एफिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू योर इंस्पायर्ड एयर। Similarly, if the solubility is low, few molecules raise the arterial tension quickly and vice versa. The compounds which are not very soluble in the blood rapidly equilibrate with the brain and hence they have a fast onset of action. So, less solubility, less blood gas partition coefficient, rapid induction. यहाँ पे ट्रिकी एमसीक्यू क्या आता है कि आप घर से बड़ा अच्छा, और ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ, आप घर से बड़ा अच्छा रट्टा लगा के जाते हो कि जी सॉलिबिलिटी का तो हमने इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा, वो वहां पर आपसे सॉलिबिलिटी का रिलेशनशिप इंडक्शन के साथ नहीं पूछते, वो आपसे सॉलिबिलिटी का रिलेशनशिप ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट के साथ पूछ लेते हैं। ठीक है, वो तो डायरेक्ट निकला क्योंकि सॉलिबिलिटी और ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट आर वन एंड द सेम थिंग। तो इसलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक दफा स्टेटमेंट को डिटेल से तसल्ली से पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आपने सिर्फ रट्टा लगाया हुआ होता है, जब आप कॉन्सेप्ट के बगैर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप सॉलिबिलिटी का लफ्ज पढ़ोगे और आप फटाफट नीचे जाके इनवर्स रिलेशनशिप को टिक कर दोगे, ये देखोगे ही नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ, राइट। So try to focus on your concepts more as compared to your rectalization. Okay, and next is your cardiac output. Cardiac output वाला पॉइंट भी मैंने कहा था कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम ये देखते हैं कि जितना कार्डियक आउटपुट ज्यादा है हार्ट से उतना ही ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में ज्यादा होगा। अब आप कहोगे कि सर्कुलेशन में ब्लड ज्यादा है तो ब्लड तो ब्रेन को भी ज्यादा जा रहा है, और अगर ब्लड ब्रेन को ज्यादा जा रहा है तो हमें तो ये सोचना चाहिए कि एनेस्थीसिया ज्यादा जल्दी डेवलप होना चाहिए, ऐसा ही है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्लड को तो सिर्फ एक, जो ब्रेन है उसको तो सिर्फ एक परसेंटेज ऑफ ब्लड जा रही है ना। अगर आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड की अमाउंट टू ऑल द ऑर्गन्स इंक्रीज कर जाएगी, नॉट ओनली योर ब्रेन बट ऑल्सो टू योर लिवर, टू योर लिम्स, टू योर स्प्लीन, टू योर अदर ऑर्गन्स, टू योर किडनीज एक्सेट्रा। और ड्रग जो है वो हम कहते हैं भटक जाएगी, वो अपने टारगेट पे जाने की बजाय बाकी ऑर्गन्स में जाके स्टोर होना शुरू हो जाएगी या किसी हद तक मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाएगी। सो जितना कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा उतनी पेरिफेरल कंजम्पशन ऑफ ड्रग ज्यादा हो जाएगी, और अगर पेरिफेरल कंजम्पशन ऑफ ड्रग ज्यादा हो जाएगी तो हम कहेंगे कि इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया जो है वो कम होगा। इसलिए हम कहते हैं कि कार्डिक आउटपुट इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। And I am going to stop here. We are going to continue this topic tomorrow. I hope there are no questions so far. Any question? Wow,
You are a super group. You understand everything, right? It took me a lot of time to grasp the concept of general anesthesia, and still I have to revise it repeatedly. Thank you for asking a question, right? तो कार्डिक आउटपुट पे हम कह रहे थे बेटा कि इंक्रीज, जब कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है तो पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो हो जाएगा। जब पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो आर्टीरियल टेंशन स्लोली डेवलप होगी, आर्टीरियल टेंशन स्लोली बिल्डअप होगी। इंक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर देता है अपटेक ऑफ एनेस्थेटिक इनटू द ब्लड, लेकिन सिर्फ सीएनएस में नहीं बल्कि सारे ऑर्गन्स में। तो अगर आपका कार्डिक आउटपुट ज्यादा है तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो एक तो ज्यादा हो गया, ब्लड फ्लो जब ज्यादा हो जाएगा तो टेंशन, देखो कम ब्लड है, कम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है आपकी आर्टरीज, तो उस सिनेरियो में आपका आर्टेरियल टेंशन जल्दी बढ़ जाएगी, पार्शियल प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन अगर कम होगी, डायलेटेड है, फ्लो ज्यादा हुआ है पल्मोनरी आर्टरीज में, तो उस सिनेरियो में आपका पार्शियल प्रेशर नहीं राइज कर रहा ना। हाँ ये जरूर है कि ज्यादा ब्लड एक्सपोज हो रहा है लंग्स को तो ज्यादा गैस आपके लंग्स से जा रही है, लेकिन वो सारी की सारी गैस ब्रेन में तो नहीं जा रही। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए जरूरी है कि आपकी इंस्पायर्ड गैस आपके टारगेट तक पहुंचे, यानी आपके ब्रेन तक पहुंचे। लेकिन कार्डिक आउटपुट ज्यादा होने से ये होता है कि गैस हम टेकअप तो ज्यादा कर लेते हैं, इंस्पायर्ड जो आपका एनेस्थेटिक एजेंट है वो ज्यादा टेकअप हो जाता है ब्लड के लिए क्योंकि कार्डिक आउटपुट ज्यादा है, लेकिन वो सारा का सारा ब्रेन में नहीं जाता बल्कि वो बाकी ऑर्गन्स में भी उतना ही ज्यादा चला जाता है। तो ओवरऑल जो ब्रेन तक पहुंचने वाली कॉन्सेंट्रेशन थी या जो ब्रेन तक पहुंचने वाली अमाउंट थी वो रिलेटिवली कम ही रहती है। So greater the cardiac output, lesser will be your induction of anesthesia, या slower will be your induction of anesthesia. And we say that cardiac output is inversely related to your induction of anesthesia because increased cardiac output means that more drug is wasted in the body with other organs, like liver, spleen, kidneys, उन सब organs में भी cardiac output की वजह से drug ज़्यादा चली गई है, drug dissolve हो गई है और waste हो गई है, right? बेटा सॉल्युबिलिटी का बिल्कुल फसीहा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के साथ सॉल्युबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है। ये बात तो मैं 10 बार रिपीट कर दी, ठीक है। जो बात मैंने डायरेक्ट रिलेशन वाली की थी वो ये लास्ट लाइन में आओ। मैंने कहा था कि सॉल्युबिलिटी बेसिकली जो है वो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट को शो करती है। अगर मैं कह रही हूँ कि सॉल्युबिलिटी कम है तो इसका मतलब है कि मैं कह रही हूँ कि ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट कम है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी और ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट एक ही चीज के दो नाम हैं। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के साथ इसका रिलेशनशिप इनवर्स ही है, तो इसलिए जो आपने अपनी हेडिंग बनानी है वो आपने इनवर्स ही लिखनी है, क्योंकि हम रिलेशनशिप तो इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के साथ पढ़ रहे हैं ना। एससीक्यू भी हमें यही आ रहा है, फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, वो इनवर्स ही रहेगा। लेकिन समटाइम्स एमसीक्यू में वो आपका इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया से रिलेशन नहीं पूछते, बल्कि वो सिंपली आपसे ये पूछ लेते हैं कि ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट कम है तो सॉल्युबिलिटी क्या है, तो आपने कहना है कि कम है। तो वो मैं कह रही थी कि वो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं, सॉल्युबिलिटी और ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट एक दूसरे के साथ। दिस हैज नथिंग टू डू विद योर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, राइट। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के साथ हमने हमेशा यही कहना है कि इनवर्स रिलेशनशिप। Okay जी, that's all for today. We'll continue the lecture tomorrow morning और हम इससे आगे चलेंगे since